हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आनंद स्टडी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम चकबंदी या राजस्व विभाग व उनके जो कार्य हैं उसके भाग 1 को लेकर आप लोगों से चर्चा करेंगे। इसको हम 3 भाग में कवर करेंगे। पूरे चकबंदी और राजस्व विभाग के इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहला भाग लेकर आज मैं आप लोग के बीच में हाजिर हूं। मैं विनय यादव। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी को हमारी पूरी टीम के तरफ से, आनंद स्टडी हब के एक छोटे से परिवार की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे पूरे टीम की मेहनत को बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। ऐसे ही आप लोग सहयोग करते रहें, हमारी मनोबल को बढ़ाते रहें। हमारी टीम पूरी तन्मयता के साथ आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, ठीक आपके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे अच्छे मैटर और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों तक ज्ञान की गंगा को बहाए चलेगा। चलिए ठीक है, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हमने 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस खंड से लिए हैं। उसमें से लास्ट का जो 15 नंबर का क्वेश्चन होगा उसका जो फाइनल आंसर होगा वो मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। उसका आंसर आपको किसी भी माध्यम से, चाहे आप इंटरनेट के माध्यम से या आपके पास जो किताबें हैं उनके माध्यम से ढूंढ के और कमेंट के माध्यम से हमारी टीम तक पहुंचाएं, ताकि इससे ये पता चले कि आप लोग भी तैयारी के प्रति सजग हैं। चलिए ठीक है, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? चकबंदी विभाग निम्नलिखित में से किस विभाग के अंतर्गत आता है? ठीक, चकबंदी एक विभाग है, पूछ रहा है कि किस विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है राजस्व विभाग। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, हमने 15 क्वेश्चन के माध्यम से इस सेशन को कवर करने का प्रयास किया है। इसका जितना डिस्क्रिप्शन बन सकता है, जितने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, बीच बीच में जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन बन सकता होगा उसकी भी चर्चा हम करते रहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या है? जिलाधिकारी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बंदोबस्त अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? चकबंदी आयुक्त। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? जिला उप संचालक चकबंदी। इसका सही ऑप्शन क्या है? चकबंदी आयुक्त। दोस्तों, आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से ये पढ़ा कि अब 1 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। आप इस भ्रम में मत जिए, तैयारी को पूरी तन्मयता के साथ आगे बढ़ाते रहिए। वैकेंसी बहुत ही जल्द आएगी और आप लोग को एग्जाम में अपीयर होना है, और अपीयर ही नहीं होना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है। इसलिए तैयारी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई समझौता मत करिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष चकबंदी योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया गया? जाहिर सी बात है, क्वेश्चन से ये स्पष्ट है, यानी चकबंदी योजना को इससे पहले किसी छोटे से तहसील या ज़िले में लागू किया जा चुका है। तभी पूछ रहा है कि किस वर्ष चकबंदी योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया गया। तो इसका सही ऑप्शन तो है 1958। ठीक, अच्छा, अब ये क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष चकबंदी योजना को लागू किया गया प्रदेश में? छोटे से ही तहसील में या ज़िले में ही, किसी एक ज़िले में या किसी एक तहसील में ही लागू किया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1954। 1954 में पहली बार चकबंदी योजना को हमारे प्रदेश में लागू किया गया। अच्छा ठीक है, ये चकबंदी है क्या? चकबंदी कहते किसे हैं? ठीक, ये एक शब्द है जो बार बार हमको परेशान कर रहा है। तो चकबंदी एक प्रक्रिया होती है जैसे चकबंदी जो योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि छोटे छोटे भूखंडों को इकट्ठा करके, ठीक, जैसे मान लीजिए ये 4 भूखंड हैं, ये राम नारायण के 4 भूखंड हैं। ठीक, अब राम नारायण के पास इस समय 4 खेत हैं, छोटे छोटे, मान लीजिए 1 बीघा 1 बीघा 1 बीघा, 4 जगह पे खेत है। जब चकबंदी योजना आई तो इसके अंतर्गत क्या किया हमने? राम नारायण के सभी खेतों को क्या किया? इकट्ठा करके एक चेक बना दिया कि ये राम नारायण का चेक है। ठीक, अब मान लीजिए इसे छोटे छोटे ये 5-6 चेक राम अवतार के हैं। अब राम अवतार के छोटे छोटे 5-6 चेक हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ अगर राम अवतार का है, यहाँ राम अवतार का है, तो ये बीच वाला खाली तो पड़ा नहीं होगा, ये भी किसी का होगा। ये मान लीजिए श्यामू का है, तो अब राम अवतार को अपने एक चेक से दूसरे चेक में जाने के लिए श्यामू के चेक से होकर गुजरना पड़ता है। चेक का मतलब खेत है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको समझ में ना आए। ठीक, एक चेक से दूसरे चेक में जाने के लिए रामू के खेत से होकर जाना पड़ेगा। तो चकबंदी योजना जब आई तो ऐसी तमाम समस्याएं थी, जैसे गांव में अगर कोई योजना लाया जाए तो उसके लिए भूमि की ज़रूरत हो,
तो हम किसकी भूमि को ले लें। तो उस योजना के तहत यानी चकबंदी योजना के तहत मुख्य उद्देश्य तो उसका यही था, चकबंदी योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि भूमि का मात्रात्मक सुधार था। भूमि में दो प्रकार के सुधार, कोई भी सुधार होगा, ये तो मात्रात्मक, एक गुणात्मक। गुणात्मक सुधार का मतलब कि भूमि की उर्वरकता को बढ़ाया जाए। मात्रात्मक सुधार का मतलब छोटे छोटे भूखंडों को जो दूर दूर पड़े थे उनको इकट्ठा करके एक बड़े भूखंड के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य तो यही था। लेकिन जब चकबंदी योजना आई तो उसके लिए जो पूरा ड्रॉप तैयार किया गया उसमें यह था कि अगर ग्राम सभा के लिए कोई योजना हम लाते हैं, अगर उसको भूमि की ज़रूरत होगी तो हम कहाँ तक भूमि को अधिग्रहण करेंगे। इसके लिए क्या करती थी गवर्नमेंट, जीएस लैंड को भी रिजर्व कराती थी, जिसे हम ग्राम समाज की भूमि के नाम से गांव में जानते हैं। ठीक ऐसे भूमि हुआ करते थे जिसमें कोई योजना आए, जैसे मान लीजिए पंचायत भवन बनना है तो उसके लिए भूमि की ज़रूरत थी, तो पहले से ही रिजर्व वो छोड़ा हुआ रहता था कि हाँ यहाँ यहाँ पे मतलब पंचायत भवन बन जाएगा, यहाँ पे स्कूल बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो इस प्रकार से चकबंदी योजना का जो हमारा उद्देश्य था वो इन सबको मिलाया जाए। तो सबसे मुख्य यही था कि छोटे छोटे भूखंडों को इकट्ठा करके बड़ा भूखंड तैयार करना। चलिए ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है। और इसके ऑप्शन है 1830, 1831, 1832 और 1833। राजस्व परिषद की, हमारे राजस्व परिषद की जो स्थापना थी वो आज़ादी के पूर्व भी कर दी गई थी। ठीक, इसका सही ऑप्शन क्या है? 1831। चलिए ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक कार्यालय राजस्व परिषद में कुल कितने अनुभाग हैं? अब यहाँ से आपको कैटेगराइज करके आपसे क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है कि प्रशासनिक कार्यालय राजस्व परिषद, अगर राजस्व परिषद में ही टोटल अनुभाग पूछ लेता तो टोटल संख्या क्या थी? 21 थी। ठीक, अगर आपसे सीधा ये पूछ लेगा कि राजस्व परिषद में कुल कितने अनुभाग हैं तो टोटल कितने हैं? 21। लेकिन अगर आपसे ये पूछ रहा है कि प्रशासनिक कार्यालय राजस्व परिषद में कुल कितने अनुभाग हैं तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 19। यानी अगर प्रशासनिक कार्यालय राजस्व परिषद में टोटल 19 अनुभाग है तो न्यायिक कार्यालय राजस्व परिषद में कितने होंगे? 21 - 19 यानी 2 अनुभाग। न्यायिक कार्यालय राजस्व परिषद में कुल कितने अनुभाग हैं? 2 अनुभाग। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? बी, 19 अनुभाग। प्रशासनिक कार्यालय राजस्व परिषद में 19 अनुभाग है और न्यायिक कार्यालय राजस्व परिषद में 2 अनुभाग है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्व परिषद में कुल कितने प्रकोष्ठ हैं? ठीक, राजस्व परिषद में कुल कितने प्रकोष्ठ हैं? ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 16 और ऑप्शन नंबर डी 17। तो राजस्व परिषद में कुल कितने प्रकोष्ठ हैं? इसका सही ऑप्शन क्या है? 14। राजस्व परिषद में कुल 14 प्रकोष्ठ हैं। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस वर्ष राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 1947-48, 1948-49, 1950-51 और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1945-46। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले राजस्व परिषद का जो प्रशासनिक और न्यायिक कार्य था वो दोनों एक ही में होता था, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया 47-48 में, और इसके 2 कार्यालय बनाए गए, एक प्रशासनिक के लिए, एक न्यायिक के लिए। और प्रशासनिक का मुख्यालय लखनऊ में है, न्यायिक का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा? 1947 और 48। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इससे परिचित भी हैं, फिर भी चलिए ठीक है, आप लोग खुद ट्राई करते रहिए। राजस्व विभाग द्वारा कौन सा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है? आपको आपके समझने के लिए जो जारी नहीं किया जाता है, इसलिए नहीं को हाईलाइट कर दिया गया है। नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है पूछ रहा है, ना कि किया जाता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद अपना आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है डेथ सर्टिफिकेट, दूसरा ऑप्शन क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और तीसरा ऑप्शन क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट, चौथा क्या है? जोत बही। ठीक, आप लोग जब भी कोई फॉर्म अप्लाई करते होंगे तो अगर आप जनरल को छोड़ के किसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी या एससी या एसटी, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जिसे हम जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। तो कौन बनाता है? लेखपाल बनाता है। आप अप्लाई करते हैं कि हाँ लेखपाल साहब रिपोर्ट लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार ये राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। डोमिसाइल का मतलब होता है निवास, निवास प्रमाण पत्र भी राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। जोत बही होता क्या है? जोत बही एक छोटा सा, आप ऐसे समझ लीजिए, छोटी सी जो पतली वाली कॉपी होती है 5 रुपये वाली, इतनी सी मोटी होती है। इसमें होता क्या है? इसमें किसान के जो खेत का विवरण होता है पूरा लिख के और उसको सर्टिफाइड कर दिया जाता है कि आपके पास इतना खेत है, इतने खाते, इतने गांठे और यहाँ पर हैं।
तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है, राजस्व विभाग द्वारा कौन सा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता। तो मैंने आपको बता दिया ये भी जारी किया जाता है, ये भी किया जाता है, ये भी किया जाता है। कौन सा नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट कौन बनाता है, हमारे सेक्रेटरी साहब बनाते हैं, यानी वो विकास विभाग से संबंधित है। तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, डेथ सर्टिफिकेट राजस्व विभाग के द्वारा नहीं जारी किया जाता। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्व परिषद के न्यायिक कार्य का मुख्यालय कहाँ, थोड़ा सा लिखने में त्रुटि हो गई है। राजस्व परिषद के न्यायिक कार्य का मुख्यालय कहाँ है, बस इतना सा लिखना था, यहाँ पर के नहीं होगा। राजस्व परिषद के न्यायिक कार्य का मुख्यालय कहाँ, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रशासनिक का कहाँ है, लखनऊ में है, और न्यायिक का कहाँ है, इलाहाबाद में है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन क्या है, इलाहाबाद। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दाखिल खारिज की रिपोर्ट किस न्यायालय पर प्रस्तुत की जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे एक शब्द आया है दाखिल खारिज। आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि ये दाखिल खारिज है क्या। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए राम नाम का किसी का खेत है, राम एक व्यक्ति है जिसका खेत है, और श्याम ने उस खेत को खरीद लिया, यानी रजिस्ट्री बैनामा करवा लिया। अब राम का नाम वहाँ से कटना चाहिए, श्याम का नाम वहाँ पे आना चाहिए। तो कटने को क्या बोलेंगे, खारिज, और आने को क्या बोलेंगे, दाखिल। तो रजिस्ट्री कराने के बाद खतौनी से राम का नाम कटना खारिज हो गया मतलब, और श्याम का नाम उसमें आना दाखिल हो गया। इस पूरी प्रक्रिया को ही दाखिल खारिज कहते हैं। जब हम रजिस्ट्री करा लेते हैं, ठीक, तो उसके बाद में अपना स्टाम्प और कुछ और भी कागजात होते हैं, इंपॉर्टेंट कागजात लगा के तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार के न्यायालय पर दाखिल खारिज के लिए अपना रिपोर्ट हम ले जाके उस न्यायालय पर प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार होगा। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं पढ़ देता हूँ। ये पहला है राजस्व निरीक्षक न्यायालय, दूसरा उप जिलाधिकारी न्यायालय, तीसरा जिलाधिकारी न्यायालय, और चौथा क्या था, तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार न्यायालय। तो खारिज दाखिल की जो रिपोर्ट होती है वो हम तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार के न्यायालय पर प्रस्तुत करते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूलेख के रख रखाव का, भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस पर होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी, जिसे हम एसीओ बोलते हैं। ठीक, एसीओ साहब हम लोग गांव में बोलते हैं, जब चकबंदी प्रक्रिया होती है तब उनसे मुलाकात होती है। दूसरा तहसीलदार, तीसरा नायब तहसीलदार, चौथा जिलाधिकारी यानी डीएम साहब। तो भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व हमारे डीएम साहब यानी जिलाधिकारी के ऊपर होता है। चलिए ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा टोडरमल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हरदोई, बी नंबर क्या है, लखनऊ, सी नंबर क्या है, कानपुर, और डी नंबर क्या है, इलाहाबाद। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए, ऑप्शन नंबर ए यानी हरदोई। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्व विभाग द्वारा संचालित पहली बीमा योजना कौन सी है। ध्यान से एक बार आप लोग फिर से इसे देखिए, मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि राजस्व विभाग द्वारा संचालित पहली बीमा योजना कौन सी है। इसके ऑप्शन है ए कृषक बीमा योजना, बी आम आदमी बीमा योजना, सी कृषक कल्याण योजना, डी फसल बीमा योजना। इसका सही ऑप्शन क्या है, कृषक बीमा योजना। दोस्तों, राजस्व विभाग के द्वारा जो संचालित पहली बीमा योजना थी वो थी कृषक बीमा योजना, और दूसरी जो थी वो क्या थी, आम आदमी बीमा योजना। इस प्रकार पहली बीमा योजना क्या है, कृषक बीमा योजना, और दूसरी अगर पूछेगा तो क्या आप बताएंगे, आम आदमी बीमा योजना। ठीक, हमारे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन क्या होगा, वो होगा कृषक बीमा योजना, क्योंकि पहली यही है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार चकबंदी कहाँ से प्रारंभ किया गया। तो मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया 1954 में शुरू की गई थी, लेकिन कहाँ से शुरू की गई थी। इसके ऑप्शन इस प्रकार है, ए कैराना तहसील, बी मुसाफिर खान तहसील, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश में जब 1954 में चकबंदी प्रक्रिया शुरू की गई थी तो कैराना तहसील और मुसाफिर खान तहसील दोनों में एक साथ शुरू की गई थी। इस प्रकार हमारा जो सही ऑप्शन होगा ए व बी दोनों। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा अपना
आखिरी प्रश्न होगा कि भूमि अध्यापित अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य राजस्व परिषद के किस अनुभाग द्वारा किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन क्या है, राजस्व अनुभाग 11, बी नंबर ऑप्शन क्या है, राजस्व अनुभाग 12, सी नंबर ऑप्शन क्या है, राजस्व अनुभाग 13 और चौथा यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा है राजस्व अनुभाग 14। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस प्रश्न का जवाब यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा कमेंट के माध्यम से। ठीक, चलिए कल के सेशन में इस प्रश्न के जवाब के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, कल के सेशन को दोस्तों आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को इस ढेर सारे प्यार देने के लिए एक बार फिर से इस छोटे से आनंद स्टडी हब के परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद। चलिए कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुखातिब होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।